हेलो एवरीवन। हम यूसिन्स जीके में पढ़ रहे थे मुगल एम्पायर के बारे में और अभी हम पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। इसका टाइम पीरियड है 1658 से 1707 एडी तक। 1657 में शाहजहां बीमार पड़ गया था और जैसे ही वो बीमार पड़ा ऐसी अफवाह फैल गई कि शाहजहां मरने वाला है। ये सुनते ही चारों बेटों में खलबली मच गई क्योंकि अब वो देखना चाहते थे कि अगला सुल्तान कौन बनेगा। उसका पहला बेटा था, सबसे बड़ा बेटा दारा शिकोह। वो काफी उदारवादी विचार वाला आदमी था और काफी ज्ञानी भी था। वो एक अच्छा स्कॉलर था और शाहजहां भी यही चाहता था कि नेक्स्ट सुल्तान दारा शिकोह ही बने। फिर दूसरा बेटा शुजा था जो बंगाल में गवर्नर था। तीसरा बेटा था औरंगजेब जो कि डेक्कन का गवर्नर था और इसने डेक्कन में रहते हुए बहुत सारी लड़ाइयां जीती थी। यह अपने पिता की तरह एक बहुत अच्छा आर्मी जनरल था और ये कट्टर सुन्नी था, यानी दारा शिकोह का जो नेचर था वो इससे टोटली अलग था। चौथा मुराद था जो कि गुजरात का गवर्नर था। चारों बेटे पिताजी जाने वाले हैं ये सुनते ही सक्सेशन के लिए लड़ने लगे। चारों बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस थे क्योंकि ये सभी 40 के पार थे, इसलिए सभी बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस थे लड़ाई के मामले में भी और एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में भी। सबसे पहले शुजा को दारा शिकोह हरा देता है और आगे औरंगजेब और मुराद जो है वो हाथ मिला देते हैं और औरंगजेब मुराद को बोलता है कि हम दोनों भाई इन दोनों भाइयों को हराकर जो पूरा एम्पायर है उसको आधा आधा बांट लेंगे। इन दोनों ने मिलकर दारा शिकोह की आर्मी को हराया, पहले धर्मत में 1658 में बैटल ऑफ धर्मत में, फिर समूहगढ़ में 1658 में और फाइनली जो लास्ट बैटल हुई थी वो हुई थी देवराय में। आलमगीर को हराने के बाद आगे औरंगजेब राजा बन जाता है और मुराद को मरवा देता है। जिस भाई से उसने वादा किया था कि आधा आधा हम साम्राज्य को बांट लेंगे, उसे वो जेल में डाल देता है और 3 साल बाद उसका सर कलम करवा देता है। इस तरीके से औरंगजेब बादशाह बना और शाहजहां जो कि बीमार पड़े थे वो एकदम ठीक हो गए और आगे 8 साल और जिंदा रहे। और वो 8 सालों के लिए औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के किले में बंदी बना के रख दिया था। वहां से उसे बाहर आना जाना भी अलाउड नहीं था और आगरा के किले में बस वो ताजमहल को देखा करता था और ये सोचता था कि कब वो अपनी बीवी के पास जाएगा और कब उसे दफनाया जाएगा। औरंगजेब ने बादशाह बनते ही अपना नाम रखा आलमगीर। इसके दादा का नाम था जहांगीर और इसने उनको देखते हुए अपना नाम रखा आलमगीर। ये बहुत ही रूढ़िवादी सोच रखने वाला व्यक्ति था, कट्टर सुन्नी था। इसे नाच गाना या कोई भी अन इस्लामिक चीज पसंद नहीं थी, तो इसने दरबार में नाच गाना बैन करवा दिया था और ये खुद बहुत ही सिंपल तरीके से रहता था। ये इतना सिंपल था कि लोग इसे जिंदा पीर कहते थे, यानी लिविंग सेंट, क्योंकि इसकी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा ही सिंपल थी। ये खुद का गुजर बसर करने के लिए टोपियां बनाता था, टोपियां बुनता था और उसे बेच के जो पैसे मिलते थे उसी से अपना खर्चा चलाता था। ये अपने राज के पहले 23 साल इसने रूल किया नॉर्थ में, 1658 से 81 तक। लेकिन आखिरी के 27 सालों की अगर बात करें 1681 से 77 तक, जो औरंगजेब था वो अपनी कैपिटल के बाहर ही रहा, महल में रहा ही नहीं। वो अपनी आर्मी के साथ डेक्कन में गया। जो उसके सिप्पे सालार थे वो गोलकोंडा और बीजापुर को जीतने में नाकामयाब रहे थे, तो उसने खुद अपनी आर्मी को लीड करना चालू किया और गोलकोंडा को हरा दिया। उसके बाद भी वो जा सकता था लेकिन मराठाओं ने उसे अगले 20 साल तक डेक्कन में उलझाए रखा। जो मुगल आर्मी थी उसमें कम से कम 5 लाख लोग होते थे, वो बहुत ही विशाल आर्मी थी, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में बहुत समय लगता था। और मराठास जो थे वो छापा मार जो युद्ध होता है उसमें एक्सपर्ट्स थे। तो शिवाजी, मतलब मराठा की तरफ से शिवाजी और मुगल्स के बीच में कंटिन्यूअस वॉर्स होती रहती थी। कभी एक फोर्ट जीत लेते थे, उसके बाद मुगल्स वहां जाते थे और वो फोर्ट को फिर से छुड़वाते थे। कभी दूसरा फोर्ट जीत लेते थे तो वहां पे ऐसा आंख मिचोली का खेल इनके बीच चलता रहा। और इस कंटिन्यूअस वॉर्स ने मुगल की जो ट्रेजरी थी, जो उनका खजाना था, वो खाली कर दिया। औरंगजेब सबसे ज्यादा बदनाम था उसकी रिलीजियस पॉलिसीज को लेके। औरंगजेब धार्मिक तौर पे बहुत ही ज्यादा कट्टर था। औरंगजेब नॉन मुस्लिम्स की तरफ बहुत ही ज्यादा इंटॉलरेंट था।
तो हिंदू जैन इन सभी धर्मों के खिलाफ औरंगजेब ने कई नियम निकाले। जैसे जो भी गैर मुस्लिम है उन पर जजिया और पिलग्रिमेज टैक्स फिर से लगाना चालू कर दिया। ये अकबर के समय पे बंद हो गया था, लेकिन अब औरंगजेब ने इसे फिर से लागू किया। नए मंदिरों के बनने पर भी रोक लगाना स्टार्ट कर दिया था, मतलब मंदिर बनाना अलाउड नहीं था। और जो मंदिर का रिपेयरिंग का काम कर रहा था उन्हें भी परमिशन नहीं दी गई। एक बहुत बड़ी घटना ये थी कि बनारस में जो विश्वनाथन मंदिर है और मथुरा में जो कृष्ण भगवान का मंदिर था, उन मंदिरों को तोड़ा गया। हिंदू धर्म में ये बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है जिनमें लोगों की आस्था जुड़ी थी, उन्हें तोड़ दिया गया और फिर उन पर मस्जिद का निर्माण करवाया गया। हिंदुओं के कई त्योहारों को मनाने पर रोक लगा दी गई, मतलब वो पब्लिकली कोई त्योहार नहीं मना सकते थे। मोहर्रम पर जो सेलिब्रेशन होता है उस पर भी बैन कर दिया गया था। मोहर्रम शिया मुस्लिम्स का एक इम्पॉर्टेंट त्योहार है और इसे भी बैन कर दिया गया था। इन सब रीजंस के कारण औरंगजेब से लोग काफी नाराज होने लगे और जगह जगह पर बगावत होने लगी। सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उन्होंने सिखों ने भी बगावत की थी और इसीलिए उनके जो 9th गुरु है गुरु तेग बहादुर जी, उन्हें औरंगजेब ने अरेस्ट कर लिया था। फिर उसके बाद उनका सर कलम करवा दिया। और जो ये घटना है उसके बाद सिख और भी ज्यादा नाराज हो गए। पहले ही जहांगीर ने एक सिख गुरु गुरु अर्जन देव को मरवा दिया था। अब गुरु तेग बहादुर की हत्या के बाद 10वें जो सिख गुरु है गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने एक पंथ खालसा की स्थापना की। इसके तहत ये धार्मिक ड्यूटी थी अब हर व्यक्ति की कि वो हथियार उठाएगा और मुगल सल्तनत के खिलाफ होगा या खिलाफत करेगा। 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी को एक अफगान ने नांदेड़ में 1708 में मार दिया। उसके बाद बंदा बहादुर आए और उन्होंने मुगल्स के अगेंस्ट जो कैंपेन चल रहा था उसे कंटिन्यू किया। 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी आखिरी सिख गुरु हैं। इनके बाद कोई गुरु नहीं बने। जो किताब थी गुरु ग्रंथ साहिब जी, उन्हें ही हमेशा के लिए गुरु मान लिया गया। तो गुरु गोविंद सिंह जी के बाद कोई भी व्यक्ति सिखों में गुरु नहीं बना है। औरंगजेब ने नॉर्थ छोड़ दिया था 1682 में और अगले 25-27 साल तक वो मराठास के कारण परेशान होता रहा डेक्कन में। औरंगजेब शिवाजी से बहुत ही ज्यादा परेशान थे, क्योंकि शिवाजी ने उनकी नाक में दम करके रखा था। जब औरंगजेब सीधे सीधे तौर पर उनके अगेंस्ट में कुछ कर नहीं पाए, सीधे तौर तक उन्हें हरा नहीं पाए, तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचा जिसमें उनकी हेल्प की आम्बेर के राजा जय सिंह ने। तो 1665 में जय सिंह के कहने पे शिवाजी औरंगजेब के कोर्ट में आए, दरबार में आए, और औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया। और फाइनली 1674 में शिवाजी ने मैनेज किया और वो उस जेल को तोड़ के भाग गए और उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। उसके बाद 1680 में शिवाजी की डेथ हो जाती है। उसके बाद आते उनके बेटे सांभाजी। सांभाजी को वही औरंगजेब जो है वो मरवा देता है 1689 में। फिर सांभाजी के बाद आते हैं उनके भाई राजा राम, और उसकी डेथ के बाद आती है ताराबाई, जो ये पूरा मोमेंट है उसे कंटिन्यू करती हैं। ये जो हम टाइम पीरियड देख रहे हैं इसमें मराठास और मुगल्स की कंटिन्यूस वॉर्स चल रही है। और उसके बाद इतना सब होने के बाद औरंगजेब खुद भी बीमार हो जाता है और ऑलमोस्ट 89-90 ईयर्स की उम्र में वो मर जाता है। उसकी मौत हो जाती है अहमदनगर में। अहमदनगर का है महाराष्ट्र में। 27 साल वहां गुजारने के बाद भी वो मराठास को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता है। औरंगजेब के टाइम पे जो मुगल एम्पायर रहता है वो अपने जेनिथ पे रहता है, वो अपने पीक पे रहता है। और उस टाइम पे हम देख रहे हैं इतना जो इलाका है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा जो एरिया है उस पे औरंगजेब का रूल है। मुगल एम्पायर वहां पे रूल कर रहा है। गोलकोंडा और बीजापुर वाला जो इलाका है वो भी मुगल्स के पास आ गया है, औरंगजेब ने जीत लिया है। और यहाँ पे मराठास के साथ सक्सेशन चल रहे हैं, लेकिन प्रेजेंटली इतना जो एरिया है ये पूरा मुगल एम्पायर के पास है। औरंगजेब ने बीजापुर को जीता था 1686 में और गोलकोंडा को 1687 में। औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में और उसको दौलताबाद में दफनाया गया था।
उन्हें जिंदा पीर कहा जाता है, जिसका मतलब होता है लिविंग सेंट। हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में। फिर इन्होंने जजिया को री इंट्रोड्यूस किया। अब हम बात करते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर की। औरंगजेब ने सिर्फ 3 चीजें बनवाई। सबसे पहला है बीबी का मकबरा। ये औरंगाबाद में है। इसे मिनी ताजमहल भी कहा जाता है, क्योंकि ये ताजमहल की तरह बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो उतना भव्य नहीं है। इसमें व्हाइट मार्बल का प्रयोग किया गया है और इसकी भी 4 मीनारें हैं और डोम भी है, इसलिए इसे मिनी ताज बोलते हैं। फिर है ये बादशाही मस्जिद। ये लाहौर में है। जब ये बनी थी तब ये दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद थी। फिर उसने मोती मस्जिद बनवाई थी लाल किले में, दिल्ली में। ये उसकी पर्सनल प्रेयर्स करने वाली जगह थी। पूरा लाल किला जो है वो रेड सैंडस्टोन से बना है। उसमें ये एक ही स्ट्रक्चर है जो सफेद मार्बल से बना है। अब हम बात करते हैं रीजंस फॉर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। तो कोई भी एम्पायर अगर डिक्लाइन होगा तो उसका सबसे पहला रीजन क्या होगा कि जो सक्सेसर्स हैं वो काबिल नहीं है। यहाँ पे भी वही है कि जो औरंगजेब के बाद आने वाले जितने मुगल्स हैं वो उतने वर्दी नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। औरंगजेब के बाद आने वाली जो पीढ़ी है वो मुगल एम्पायर के पास्ट के बारे में नहीं जान पाई, उसकी ग्लोरी के बारे में नहीं जान पाई, कि कैसे बाबर ने उसे खोजा था, उसके बाद हुमायूं ने उसे बचाया था, और फिर अकबर ने फाइनली उसे इकट्ठा किया था, कंसोलिडेट किया था। औरंगजेब के जाने के बाद मुगल एम्पायर बहुत ही तीव्रता से गिरा था, डिक्लाइन पे आया था। उसके इम्पोर्टेंट कॉजेस क्या क्या है? सबसे पहला, औरंगजेब की राजपूताना, डेक्कन और रिलीजियस पॉलिसीज। फिर आगे आने वाले जो राजा हैं उनमें ना ही एडमिनिस्ट्रेशन का सेंस था, ना ही वो अच्छे मिलिट्री जनरल थे, लड़ाइयों में अच्छे थे। मुगल एम्पायर में वॉर ऑफ सक्सेशन बड़ी ही परेशानी वाली बात थी। तो जो सुल्तान बन रहा है वो वाला बेटा तो जिंदा है, बाकी सबको और अपने बाप को तो मार ही रहे थे ये लोग। तो एम्पायर के डिक्लाइन होने का एक कारण ये भी है कि वॉर ऑफ सक्सेशन। औरंगजेब के जाने के बाद नोबिलिटी में फैक्शनलिज्म हो गया था, यानी कि ग्रुपिज्म बढ़ गया था। फिर जागीरदारी क्राइसिस, मतलब इतनी जागीर दे दिए कि अब लैंड बची ही नहीं है, तो जागीरदार को देने के लिए अब जमीन बची ही नहीं थी, तो ये थी जागीरदारी क्राइसिस। फिर हम दूसरे एम्पायर्स की बात करें तो मराठा और रीजनल पावर बंगाल में, हैदराबाद में, अवध में, मैसूर में, ये सब ग्रो कर रहा था रैपिडली। फिर फॉरेन इन्वेजन्स बाय नादिर शाह और अब्दाली, इन्होंने भी बहुत परेशान किया लेटर मुगल्स को। और फाइनली ब्रिटिशर्स आ गए जब इंडिया में, या ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट हुआ जब इंडिया में, उसके बाद तो मुगल्स कैसे ही चल पाएंगे। लेटर मुगल्स का तो ये हाल हो गया था ब्रिटिशर्स के आने के बाद कि वो उनसे पेंशन लेते थे, सालाना एक पेंशन लेते थे, सिर्फ नाम के सुल्तान बन के रह गए थे वो। तो ये थे रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। थैंक यू।